पिछले वीडियो में हमने कोशिका अंगक लाइसोसोम के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम स्फेरोसोम्स और ग्लाइओक्सिसोम, पराक्सीसोम्स के बारे में या अन्य अंगकों के बारे में पढ़ेंगे। स्फेरोसोम्स डेंजर्ड और पेरनर ने पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम जैसी संरचनाओं की खोज की और इन्हें स्फेरोसोम कहा। जंतु कोशिकाओं में यह अंग नहीं पाए जाते हैं। स्फेरोसोम्स अत्यंत सूक्ष्म एवं गोलाकार रचनाएं होती हैं जो लाइपोप्रोटीन की एकल कला से परिबद्ध या घिरी हुई रहती हैं। इनमें हाइड्रोलेज, प्रोटीएज, राइबोन्यूक्लिएज, फास्फेटेज और एस्ट्रेज एंजाइम भरे रहते हैं। स्फेरोसोम्स का मुख्य कार्य वसीय पदार्थों का एकत्रण, परिवहन और उनका संश्लेषण करना है। वसीय पदार्थों युक्त बीजों जैसे मूंगफली, सरसों, तिल आदि कोशिकाओं में ये अधिकता में पाए जाते हैं। ग्लाइओक्सिसोम्स अधिकांश पादप कोशिकाओं व कुछ जंतु कोशिकाओं में पाए जाने वाले दो सूक्ष्म अंगकों जैसे ग्लाइओक्सिसोम जो कि अधिकतर पादपों में पाए जाते हैं व परोक्सिसोम जो पादप व जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं, इनको सम्मिलित रूप से माइक्रोबोडीज कहते हैं। ये माइक्रोसोम से अलग होते हैं। ये कणिकीय रचनाओं यानी कणों के रूप में दिखाई देती हैं। इनकी खोज बीवर्स नामक वैज्ञानिक ने पादप कोशिकाओं में की। ये लाइपोप्रोटीन से बनी एकल कलाबद्ध संरचना है। इसमें मुख्य रूप से ग्लाइओक्सिलेट चक्र से संबंधित एंजाइम उपस्थित होते हैं। इन एंजाइमों की उपस्थिति के कारण ही इन्हें ग्लाइओक्सिसोम नाम दिया गया। अंकुरित बीजों में ग्लाइओक्सिलेट चक्र सक्रिय होता है। इसी कारण ग्लाइओक्सिसोम अंकुरित व संग्रहकारी अंगों की कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ कवकों और प्रोटोजोआ में यह चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इनकी उत्पत्ति के बारे में अगर पढ़ा जाए तो इनकी उत्पत्ति अंतःपर्दीजालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER से मानी जाती है, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले सभी एंजाइम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाए जाते हैं। ग्लाइओक्सिसोम के कार्य। ग्लाइओक्सिसोम वसाओं के सरलीकरण या इनसे शर्कराओं के बनने को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। अंकुरित बीजों में यह कार्य ग्लाइओक्सिसोम द्वारा किया जाता है। इस चक्कर से संबंधित एंजाइम साइट्रेट सिंथेटेज, एकोनिटेज, आइसोसिट्रिक लाइपेज, मैलेट सिंथेटेज और मैलेट डिहाइड्रोजनेज इसमें उपस्थित ग्लाइओक्सिलेट चक्र बनाता है। दूसरा कार्य है इनका कि कोशिका में होने वाले अन्य उपापचयी चक्रों के लिए आवश्यक कार्बनिक अम्लों का संभरण या इनकी जो आपूर्ति होती है वो इसी अंगक द्वारा की जाती है। तीसरा अंगक है परोक्सिसोम। परोक्सिसोम की खोज डी डवे व टॉलबर्ट ने की। ये अधिकतर जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। उच्च श्रेणी के पादपों में ये क्लोरोप्लास्ट के समीप स्थित होते हैं। इनमें परऑक्सीडेज एंजाइम की अधिकता के कारण इन्हें परोक्सिसोम नाम दिया गया। परोक्सिसोम की संरचना सूक्ष्म व गोलाकार संरचना होती है। ये इकाई का झिल्ली द्वारा या कलाबद्ध युक्त होते हैं। इनमें उपस्थित एंजाइमों देखा जाए तो मुख्य एंजाइम ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, कैटेलेज, डीएमिनो ऑक्सीडेज, यूरेट ऑक्सीडेज आदि पाए जाते हैं। ग्लाइओक्सिडोम की पराक्सीसोम्स की उपस्थिति या
परऑक्सीसोम की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा जाए तो परऑक्सीसोम की उत्पत्ति भी चिकनी अंतःप्रज्वालिका या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मुकुलन द्वारा होती है। परऑक्सीसोम्स के कार्य। परऑक्सीसोम्स का मुख्य या महत्वपूर्ण कार्य विषैले पदार्थ H2O2 या हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन करना है। यह पदार्थ कोशिकीय उपापचय के दौरान बनता है। जो कोशिकाओं की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उस दौरान ये पदार्थ बनता है और इसका विघटन का जो कार्य है वो परऑक्सीसोम द्वारा किया जाता है। दूसरा कार्य है इनका बीटा ऑक्सीडेशन चक्र से संबंधित कार्निटिन एसिल ट्रांसफेरेज एंजाइम की उपस्थिति के कारण परऑक्सीसोम को बीटा ऑक्सीकरण के लिए उत्तरदायी माना जाता है। बीटा ऑक्सीकरण के अंत में विषैला पदार्थ हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है जिसे परऑक्सीडेज एंजाइम द्वारा H2O व O2 यानी जल और ऑक्सीजन में विघटित कर दिया जाता है। तीसरा कार्य है कि C3 पौधों में, ऐसे पौधे जिनमें C3 साइकिल होता है, उनमें प्रकाश शोषण यानी फोटो रेस्पिरेशन की क्रिया पाई जाती है, जिसका एक मुख्य स्थल परऑक्सीसोम्स को माना जाता है, जिसमें प्रकाश शोषण के दौरान बनने वाले हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन कैटेलेज एंजाइम के द्वारा होता है और इसके विषैले प्रभाव को समाप्त कर दिया जाता है। धन्यवाद।